All right. So we have already talked about ऑब्जेक्ट रिलेशंस. ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स में के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी वो थी हमने ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन. और ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन के अंदर दो सेक्शन थे. क्या था? ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन इज होल पार्ट रिलेशनशिप. ओके, लेकिन वो होल पार्ट रिलेशनशिप किस टाइप का है? वन इज कॉम्पोजिशन एंड वन इज एग्रीगेशन. ओके, कंपोजिशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि उसकी क्रिएशन और उसकी डिस्ट्रक्शन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? होल की होती है. ओके, ये बात समझ आ गई? दैट्स एन इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट. ओके, या ये बंद कर दो यार. ठीक ठीक है. अच्छा, एक और बड़ी जरूरी बात वो ये कि कंपोजिशन के साथ एसोसिएटेड है कि अगर पॉइंटर बेस्ड मेमोरी बनाई हुई है आपने, यानी उसके अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो दो फंक्शन बनाने लाजमी हो जाते हैं. कौन होते हैं? दो फंक्शंस बनाने लाजमी हो जाते हैं. कौन से? हाँ, डिस्ट्रक्टर. डिस्ट्रक्टर भी, हाँ चलो ठीक है, तीन हो गए फिर. कॉपी कंस्ट्रक्टर और एन असाइनमेंट ऑपरेटर. वाई? बिकॉज डीप कॉपिंग इज इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है ना. कॉम्पोजिशन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट पॉइंटर बेस्ड कंपोजिशन हुई है तो फिर उसके अंदर जरूरी हो जाता है, क्या जरूरी हो जाता है कि आपको कॉपी सिस्टम भी बनाना है और आपको ऑपरेटर इक्वल टू भी बनाना है. ठीक होगी बात? सही है. ऑलराइट. फिर हमने कहा था एग्रीगेशन एक रिलेशनशिप होता है. एग्रीगेशन इज अगेन ए होल पार्ट रिलेशनशिप, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीज क्रिएट बार होगी और वो आपको पैरामीटर में भेजी जाएगी कि भाई जब क्रिएट होने लगो तो ये पॉइंटर संभाल के रख लेना. ये बात समझ आई? जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जब एक डिपार्टमेंट बनने लगा है तो उसमें मैं टीचर्स की लिस्ट उसको पास कर दूं और टीचर्स मैंने कहीं और क्रिएट किए हुए थे. आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना. और टीचर्स की लिस्ट में उसको पास कर देता हूं, कहता हूं यार ये टीचर्स ने अपने पास सेव कर लो. ठीक है, हो सकता है टीचर कोई निकल भी जाए, कोई उसकी रिमूवल वगैरह हो रही हो, लेकिन रिमूवल का मतलब सिर्फ पॉइंटर रिमूवल होगा. ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की डिलीशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्लास की नहीं है. ओके, दिस जो एग्रीगेशन है दैट इज ऑल्सो ए होल पार्ट रिलेशनशिप. ओके, ये किधर गया? सो हमने अभी तक क्या बात की है? सो हमने ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन की बात की, और ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन में हमने कॉम्पोजिशन की बात की. ठीक है, और उसमें हमने कहा कि क्या चीज बनानी जरूरी है? कॉपी कंस्ट्रक्टर. ठीक है, और एंड क्या बताना जरूरी है? ऑपरेटर इक्वल टू. ठीक है. अच्छा, बाय द वे अगर किसी एक क्लास में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट का मतलब है फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय क्लास है, उसमें डेट ऑफ बर्थ जो कि डेट क्लास का ऑब्जेक्ट है, पॉइंटर बेस्ड नहीं है, उसके लिए भी क्या कॉपी सिस्टम बनाना पड़ेगा? हाँ जी बताएं, उसके लिए भी क्या कॉपी सिस्टम बनाना पड़ेगा? यानी मैं ये बेटा ये कह रहा हूं कि मैंने यहां पे डेट क्लास बनाई, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? जिसके अंदर है इंटीजर, डे, मंथ और ईयर, और यहां पे मैंने एक क्लास बनाई पर्सन, और उसमें डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है डी. ठीक है, या डीओबी कर लेते. अब मुझे बताएं कि मैं यहां पे लिखता हूं पर्सन पी, जिसको मैंने जैसे भी इनिशियलाइज करना था कर दिया, और मैंने कहा कि यहां पे बनाया पर्सन P2 इज इक्वल टू P. मुझे बताएं क्या कॉपी सिस्टम बनाना जरूरी है? नहीं है जरूरी. क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि मेंबर बाय मेंबर कॉपी होगी एंड दैट इज फाइन. क्यों? क्योंकि उसमें भी मेमोरी अलग बनी हुई है.
तो वो मेमोरी बाय मेमोरी कॉपी भी हो जाए तो दैट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसका और उसके अंदर प्रिमिटिव डेटा पड़ा हुआ है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, अगर पॉइंटर्स पड़े हुए हैं जो मेमोरी की तरफ पॉइंट करे देन इट इज ए प्रॉब्लम। ओके, तो इस केस में हमें ना कॉपी डिस्क्रिप्टर बनाने की जरूरत है ना ऑपरेटर की बनाने की जरूरत है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये चीजें बड़ी क्रिस्टली क्लियर होनी चाहिए आपको कि कब हमें कॉपी बनाने की जरूरत है, कब हमें कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑल राइट। फिर हमने पढ़ा था एग्रीगेशन। और एग्रीगेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि क्रिएशन बाहर होती है, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन आउटसाइड। ओके, अच्छा, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप समझे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर आपने क्या रखा हुआ है। सो लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये यहां पे एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट की क्लास है, इसके अंदर एक वेक्टर ऑफ टीचर पॉइंटर पड़ा हुआ है जिसका नाम है टीच। ठीक है, अब लेट्स से इस डिपार्टमेंट के अंदर एक फंक्शन है पब्लिक में जिसका नाम है वॉइड एड टीचर, जिसमें क्या पास होता है, एक टीचर टाइप का एक पॉइंटर पास होता है जिसे हम टी कहते हैं। ठीक है, तो बेटी आप बेटा बताएं क्या कर रहे हो इसके अंदर एक लाइन का कोड होगा, क्या होगा, टीज डॉट पुशबैक, और पुशबैक में क्या हो जाएगा बेटा बताएं। ठीक है, यहां पे टी हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो मुझे बताएं यहां पे लेट से होगा रिमूव टीचर, अब इधर भी यहां पास हो रहा है एक टीचर टाइप का एक पी पास हो रहा है, ये करेगा। हाँ, ये कैसे रिमूव करेगा, पहला बात तो ये। सो ऑल इट हैज टू डू इज एक फॉर लूप लगाए, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या बेटा, टीज डॉट साइज, और यहां कर दिया माई प्लस प्लस, और यहां करेंगे एफ। हाँ जी बताएं, टीज की क्या बताएं कि ith एंट्री डबल इक्वल टू क्या है, बराबर है टी के, तो इसको रिमूव करना है। अब इसको रिमूव कैसे करते हैं, तो ये एक्चुअली टीज के अंदर एक फंक्शन होता है, ठीक, इसको इरेज कहते हैं। ये चेक कर लीजिएगा क्या होता है, पॉप नहीं, पॉप तो आखिरी वाला पॉप करता है ना, मुझे तो स्पेसिफिकली ith इंडेक्स वाला रिमूव करना है, तो इसको ना आप चाहें तो ith इंडेक्स भेज सकते हैं। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा ith इंडेक्स चलता है नहीं चलता। अगर ये ना चले तो इसका एक और तरीका होता है कि टीज डॉट इरेज, और इसमें हम लिखेंगे टीज डॉट बिगिन और प्लस आई करते हैं। ओके, आई थिंक दूसरा सिंटेक्स होता है, पहला सिंटेक्स नहीं होता, लेकिन हो सकता है वेक्टर के अंदर ये भी अवेलेबल हो। ठीक है, ये बिगिन का मतलब है इसका बेस एड्रेस आ गया, और उसमें मैंने प्लस आई किया तो वो उतना आगे चला जाएगा, होगा इसको रिमूव कर। ठीक है, तो वो बैक एंड पे सारी शिफ्टिंग वगैरह हो जाती है। आपको ये बात समझ, मुझे बताएं क्या इसने टीचर डिलीट किया, इसने टीचर्स की लिस्ट में से टीचर का पॉइंटर रिमूव किया है, लेकिन टीचर डिलीट नहीं किया, ये आपको पता होना चाहिए। एग्रीगेशन में अगर आप एग्रीगेशन कर रहे हैं तो इसके अंदर जब आप एक चीज रिमूव करते हैं तो रिमूव का मतलब है कि वो पॉइंटर रिमूव हुआ है। क्या मैंने यहां पे कहीं डिलीट इंस्ट्रक्शन यूज किया, नहीं यूज किया। ऑल यू हैव डन इज कि वो एक एंट्री को उन्होंने रिमूव किया है, और वो एंट्री जिस जगह पॉइंट कर रही थी हो सकता है कोई जिसने क्रिएट किया था वो ही उसको डिस्ट्रॉय करेगा। मेरा काम है उस पॉइंटर को अपने लिस्ट में से निकाल देना। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये है एग्रीगेशन। ओके, फिर एक कॉन्सेप्ट है जो कि बिल्कुल एग्रीगेशन की तरह का है, और वो है, ये से क्या हो गया, वो है एसोसिएशन। ओके, एसोसिएशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, दे आर टू अनरिलेटेड थिंग्स एंड दे आर समहाउ एसोसिएटेड विद ईच अदर।
ओके, इसमें कोई पार्ट होल्ड रिलेशनशिप नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल दी, क्या सी पेशेंट की और डॉक्टर की, कोई किसी का पार्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर से पेशेंट कंसल्ट करता है। ओके, पेशेंट डॉक्टर को विजिट करता है, वो अपनी सिम्टम्स बताता है, वो उसके ऊपर उसको कोई मेडिसिन रिकमेंड करता है। इसे होल सिस्टम। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, एसोसिएशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि यहां पर एक क्लास ए होती है और ये लेट्स से क्लास बी है। तो जिसके पास जिसका पॉइंटर होता है, ठीक है, जिसके पास पॉइंटर होता है उससे एरो शुरू होता है, और जिसका पॉइंटर होता है उसकी तरफ हम जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं क्लास डायग्राम। ओके, ये बड़ी जरूरी होती है। आमतौर पे आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए क्लास डायग्राम जमा करानी होती है। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि ए क्लास के पास बी क्लास का पॉइंटर मौजूद है। तो अगर आप ये लिख दें 1 और यहां लिख दें स्टार, व्हाट डज दिस मीन? गेस करें, व्हाट डज दिस मीन? आपके ख्याल में क्या मतलब? शाबाश, इसका मतलब है कि इस एक ऑब्जेक्ट के पास इसके हो सकता है हजारों पॉइंटर्स मौजूद हो। जैसे एक डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर आप ये लिख दे 1 और यहां पर भी 1 लिख, उसका मतलब क्या होगा? कि मिनिमम नहीं, मैक्सिमम एक होगा। ओके, अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं तो क्या होगा? कि इसके बाद मैक्सिमम 2 होंगे। आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है, हाँ, सॉरी यार, ये बता रहा है कि मैक्सिमम कितने पॉइंटर्स होंगे। स्टार का मतलब है इन्फिनिट, कोई लिमिट नहीं है, इट्स लिमिटलेस। 1 का मतलब है एक होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वहां पे 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, है ना? तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से पॉलिटिशियंस की जो क्लास होगी उसमें किसी एक के ऊपर जो है वो एक पॉइंटर जा रहा होगा कि एक पॉलिटिशियन ही प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। समझ, अनलेस के मसले हों। ठीक है, बताया। ठीक, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ना? ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, और ऊप के अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, और ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टेल्स यू एवरीथिंग। मतलब है कि ये एक बात अगर लिखी हुई है ना, ये कोई एक टेक्स्ट लिखे बगैर आपको समझ में आ जानी चाहिए, और इसके बाद एक पॉइंटर पड़ा हुआ। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात? दैट्स ए वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ऊप। ओके, क्लास डायग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपके कोडिंग के अंदर। जैसे अभी हम अगले स्टेप करने का, जो कल करने का हमारा प्लान है, जब हम चेस बनाएंगे उसका पूरी हम उसकी पहले आपको क्लास डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, और वो क्लास डायग्राम बनाना, उसके अंदर हर एट्रीब्यूट बताना कि इस क्लास में यही एट्रीब्यूट होगा, इस क्लास में यही एट्रीब्यूट होगा, वगैरह वगैरह। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एक्चुअली स्टेप 1 ऑफ योर प्रोजेक्ट। ओके, वो जितना डिटेल में होगा उतनी अच्छी बात है। ओके, जितना आप उसकी, आपको मान लो आपका फाइनल एग्जाम जो है, आपके फाइनल एग्जाम में 25% एक केस स्टडी आएगी, और उस केस स्टडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास डायग्राम बनानी है। क्या मतलब? कि क्लासेस हैं, तो क्लासेस कैसे बनती हैं? जितने भी नाउन्स होते हैं उस केस स्टडी के अंदर, वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं? क्लासेस बन जाते हैं। नाउन का मतलब है कॉमन नाउन। जितने भी कॉमन नाउन्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो क्लासेस बन जाते हैं। आपको ये बात समझ आई? उसके बाद हम कहते हैं अच्छा ये तो हमारी क्लासेस बन गई, आप इनके दरमियान में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। ये बात समझ आई? ठीक है, रिलेशनशिप किस तरह के होते हैं अभी हम उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल, हम चेस की केस स्टडी करने जा रहे हैं। कल की क्लास में हम उसकी केस स्टडी ही करने जा रहे हैं। ओके, और यार अगली क्लास में आना, अगली क्लास में तुम्हारी क्लास तो नहीं गई, तो अगली क्लास में आना। चलो अगली क्लास है, ठीक है। दीज आर वेरी एसेंशियल स्टेप्स। ओके जी, एसोसिएशन का समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, इसमें क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बाद में ये 2 वे हो सकता है। 2 वे का मतलब है ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास ही इसका पॉइंटर पड़ा। ये बात सुन रहे? फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि आपकी एग्जाम्पल एसोसिएशन की एग्जाम्पल हमने दी
कि जैसे एक स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सो स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए, ठीक है ना, और यूनिवर्सिटी को अपने स्टूडेंट का पता होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जो स्टूडेंट का रिलेशन यानी कि यूनिवर्सिटी का रिलेशनशिप जो है वो तो शायद कंटेनर टाइप का है, मतलब यह कि वो स्टूडेंट सारे कंपोज हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। सो ये जो हमने बात की है ना, ये थोड़ी सी वीक भी होती है, वीक इन अ सेंस के आमतौर पर हमने कंपोजिशन के बारे में क्या बात की थी कि ये टू वे नहीं होती है ना, लेकिन स्टूडेंट को भी तो अपनी यूनिवर्सिटी पता होना चाहिए। तो अल्गो के उसके अंदर कंटेन है लेकिन उसको अपने पॉइंटर का पता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को उसने कुछ रिक्वेस्ट करनी हो सकती है। तो ये बड़ी हार्ड लाइन नहीं होती, ये सिर्फ आइडियाज है। उनमें आइडियाज में आप थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी की इजाजत होती है, यार ये इतना पार्ट कंपोजिशन टाइप है लेकिन मैं इसको ये भी करना चाहता हूं, ये बात में। सो दे आर नॉट हार्ड रूल्स, ओके। जैसे मुझे वो तुम्हारी आप एग्जांपल दिखा रहे थे कि उसमें बेसिकली हुआ ये होता कि चीज क्रिएट बाहर हुई है। असल ने मुझे एग्जांपल दिखाई थी कि मैं सर जी ये कौन सा रिलेशनशिप होगा, कि और वो ये था कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर बना था, पॉइंटर पास हुआ था, ठीक है, और जब वो डिलीट करता है ना तो वो डिलीट करने के बाद वो अपनी लिस्ट में से रिमूव भी करता है उसको और साथ उसको डिलीट भी करता है। अब ये कोई भी रिलेशनशिप उसको कैप्चर नहीं करता, लेकिन हो सकता है रिक्वायरमेंट ही हो, ठीक है। मैंने एक्चुअली एक लेट्स से एक प्रोग्राम बनाया, सो इमेजिन करेंगे देखें, जिसका नाम है गार्बेज कलेक्टर। अब गार्बेज कलेक्टर का काम क्या है? गार्बेज कलेक्टर का काम ये है, क्या काम होता है मुझे अब पता है, ये जितने भी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस है ना, इस तरह जावा है, सी शार्प है, इसमें ना गार्बेज कलेक्टर होता है। अब गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? गार्बेज कलेक्टर बेसिकली होता ही है, जैसे सी प्लस प्लस में गार्बेज कलेक्टर नहीं है। मतलब आप अगर कोई पॉइंटर एलोकेट करते हैं, उसकी डिलीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी अपनी है, ओके। ये सी प्लस प्लस इसलिए बहुत फास्ट है, ठीक है, क्योंकि वो कहता है यूजर जो कोड लिख रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं करूंगा। आप अगर डिलीट नहीं करें ना करें, आप वो मेमोरी पड़ी रहेगी वहां, ठीक है। वो यूजर को कहता है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं नहीं लूंगा। जावा ये नहीं करता, सी शार्प भी ये नहीं करती, उसका अपना गार्बेज कलेक्टर है। वो हर कुछ इंस्ट्रक्शंस के बाद जाके करता क्या है, वो देखता है हाँ भाई मैंने मेमोरी हीप पर कौन सी एलोकेट की हुई है, ये सारी की हुई है, ओके। अच्छा, इनमें से किस किस के पॉइंटर मौजूद है? कोई पॉइंटर है जो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? अगर मेमोरी में कोई भी चीज है जो उसकी तरफ पॉइंट कर रही होती है तो क्या करता है वो कहता है ये रहेगी यहां पे। और अगर कोई भी पॉइंटर उसकी तरफ पॉइंट नहीं कर रहा तो क्या करेगा? वो डिलीट कर देगा, ठीक है। इसे गार्बेज, तो इसीलिए वो स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि हर थोड़ी देर बाद उसे क्या करना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है कि कौन कौन से पॉइंटर्स जो हैं वो अब किसी काम के नहीं रहे। इसीलिए आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे ना, आपका सी प्लस में जो प्रोग्राम होगा, बड़े बड़े प्रोग्राम की बात हो रही है, छोटे छोटे प्रोग्राम की बात नहीं हो रही। आप जब छोटे बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1 GB का डेटा लोड करो, फलाना डेटा लोड करो, इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर है जो कि जीबीज में है, तो यू विल सी के जावा की सी प्लस वाला लाइटनिंग फास्ट स्पीड से चलेगा। लेकिन जो सी शार्प और अगर जावा पे जाए मर जाएंगे वो, क्योंकि वो इतने स्लो हो जाते हैं कि उनके अंदर बड़ा मसला हो जाता है। ये बात है ना, ठीक है। सो इसलिए वो रिकमेंड करते हैं कि भाई सी प्लस पे जाओ। ये नहीं, ये ठीक है, छोटी एप्लीकेशन के लिए ये चीजें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन बड़ी एप्लीकेशन के लिए मार खाएंगे। ये बात समझ, ठीक है। अल्लो के आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउसेस में आप जाएंगे तो काम अक्सर आपको छोटे लेवल के ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी सीखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके जी। फिर हमने एक और बात की थी, वो डिपेंडेंसी थी, ठीक है। डिपेंडेंसी का मतलब है सी आउट सी इन, जिसमें रिलेशनशिप कोई भी नहीं है, लेकिन क्या है, बस मैं उस पर डिपेंडेंट हूं। कैसे भी डिपेंडेंट हूं? बिलाल, कितनी गलत बात, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद जो हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी वो थी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज अ वेरी फेमस रिलेशनशिप, इट्स कॉल्ड इज आर रिलेशनशिप, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि आपकी एक क्लास होती है जिसको हम आमतौर पे पेरेंट क्लास भी कहते हैं, बेस क्लास भी कहते हैं, सुपर क्लास भी कहते हैं, ठीक है। सो देयर इज ए क्लास ए एंड देन देयर आर चिल्ड्रन क्लासेस, सो C1 C2 और इस तरह से CK, ओके। ये सारी की सारी हम कहते हैं कि ये इनहेरिट हुई है,
इसको हम इनहेरिटेंस को इस तरह अदा करते हैं, ठीक है, ठीक है। बाय द वे इसको एसोसिएशन को हम ये करते हैं, जिसके पास पॉइंटर होता है वहां से एरो निकलता है, जिसका पॉइंटर होता है वहां पर एरो जाता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन में ऐसा नहीं होता। कॉम्पोजिशन में क्या होता है, कॉम्पोजिशन के अंदर ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। अब अगर बी का ऑब्जेक्ट मौजूद है किसके अंदर, ए के अंदर, तो हम कहते हैं कि बी जो है वो कंपोज हुआ है किसके अंदर, ए के अंदर। अब ये फिल होता है तो आई थिंक होता है कॉम्पोजिशन, और अगर ये एम्प्टी होता है, अगर ये एम्प्टी हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये डायमंड है, डायमंड, ठीक है। तो इसका मतलब है ए में बी का ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि उसका क्या मौजूद है, पॉइंटर मौजूद है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। ये एम्प्टी हो तो इसका मतलब है एग्रीगेशन हो रही है, और अगर फील्ड हो तो इसका मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिशन हो रही है, ठीक है। ये इसकी जस्ट जनरल क्लास डायग्राम, ठीक है। ये इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस में क्या होता है, व्हेन यू से कि मैं मेरी ये क्लासें जो हैं वो ए से इनहेरिट हो रही हैं, सो एवरीथिंग इन ए इज पार्ट ऑफ दिस क्लास, दीज क्लासेस नाउ। यानी आपने जो भी इसके अंदर लिखे होंगे, जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, जो भी फंक्शंस होंगे, वो सारे के सारे एज इट इज इसके अंदर आ जाएंगे। ये बात समझ आई, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। अब कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं कुछ जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, फिर हम उसको चैप्टर से पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। वो ये है कि लेट्स से कि आपने एक क्लास बनाई है, ठीक है। इस क्लास के अंदर कुछ पार्ट है जो पब्लिक, लेट्स से मैं कहता हूं प्राइवेट पार्ट है, ठीक है, जिसको मैं कह देता हूं PV1, और मैं कहता हूं पब्लिक पार्ट है, और मैं कहता हूं PB1, ठीक है। एंड देन देयर आर प्रोटेक्टेड पार्ट्स, ठीक है। मसला यह था प्रोटेक्टेड की जरूरत क्यों पेश आई। प्रोटेक्ट की जरूरत इसलिए पेश आई कि जब प्राइवेट और पब्लिक की बात करते हैं तो कोई भी चीज अगर हम पब्लिक करते हैं तो वो तो हमें चाइल्ड क्लासों में एक्सेसिबल होती है, लेकिन जब कोई प्राइवेट होती है तो प्राइवेट उसी की प्रॉपर्टी है, और वो आपको जो इनहेरिटेड क्लासें हैं, जो चाइल्ड क्लासें हैं, उसमें उसका प्राइवेट एट्रीब्यूट एक्सेस करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आई। तो जब आप कहते हैं ना क्लास बी क्लास ए से इनहेरिट हुई है, तो यानी मैं कहता हूं ये कि मेरी क्लास बी जो है वो लेट्स से मैं कहता हूं पब्लिकली इनहेरिट हो रही है। सो पब्लिकली इनहेरिट हो रही है किससे, ए से, ठीक है। तो इधर ये वाला एट्रीब्यूट है, यानी जो PV है 1 है, ये एक्सेसिबल नहीं। हाँ, PB1 जो है वो एक्सेसिबल है, लेकिन आप जब B का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, B का मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, B ऑब्जेक्ट, तो B ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस PB1 को भी एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है, जो कि किसका था, जो कि एक्चुअली क्लास ए का मेंबर एट्रीब्यूट है, लेकिन वो बी के थ्रू एक्सेसिबल, ठीक है। ठीक, ये बेसिकली दो चीजें हैं वो यहां से आ रही, ये दो चीजें हैं वो यहां से आ रही, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई। अब हो सकता है आपने बी क्लास में और भी एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए, ठीक है, दैट इज फाइन, ठीक है, ऑल राइट। मसला क्या है, मसला यह है कि भाई प्राइवेट रखो तो एक्सेसिबल नहीं है, पब्लिक रखो तो वो फिर बाहर की दुनिया को भी एक्सेसिबल हो जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट के क्लास हायरार्की में तो अवेलेबल हो, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड को अवेलेबल ना हो। उसके लिए जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर्स। सो आप देते हैं PT1 एंड सो ऑन, सो दे आर एक्सेसिबल, यानी PT1 एंड सो ऑन आर एक्सेसिबल। लेकिन अगर आप PBOBJ डॉट PT1 एक्सेस करेंगे तो वो ये इजाजत, ये बात समझ आई, ठीक है। आपको ये बात समझ आई, ये हमने बड़ी एसेंशियल चीजें समझी थी, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब एक और बड़ी जरूरी बात, और वो जरूरी बात क्या है जी, बेटा जोर से बोले ना, दोबारा जोर से बोले।
PV1 क्यों नहीं एक्सेसिबल? यहां पर बी ओबीजे के थ्रू मैं PT1 एक्सेस नहीं कर सकता, ये ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप में प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो एक्सेसिबल बाहर की दुनिया को नहीं होते। ठीक है, ये बात समझ आई? प्रोटेक्टेड, ये इन जनरल किसी भी क्लास के अंदर जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो बाहर की दुनिया को एक्सेसिबल नहीं होते। ठीक है, वो बाहर की दुनिया को एक्सेसिबल नहीं होते। ठीक है, ऐड पेज। ऑलराइट, यार कैसे होता है? ऐसे होता है। हाँ, अच्छा अब सुने मेरी बात बहुत, यहां पर जो मैं बात बता रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इमेजिन करें कि ये आपकी क्लास थी। ठीक है, इसके ये 3 सेक्शन बना रहा हूं। एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक, एक है प्रोटेक्टेड, और ये है पब्लिक। ठीक है, अब ये बात समझते जाइए, बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि ये आपका ये जो चार्ट है ना, ये आपका जो थियोरेटिकल एग्जाम होता है उसके अंदर एक सवाल ये होता है। ठीक है, ये क्लास है ए। ठीक है, और इससे एक क्लास इनहेरिट हुई है, कौन सी? बी। ठीक है, अच्छा अब जो मैं चीज बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं, वो मैं कह रहा हूं ये इनहेरिटेंस किस टाइप की हुई है। ठीक है, ये जो इनहेरिटेंस है, आपने देखा होगा कि मैंने यहां पर आपको पेज 1 में यहां पे लिखा था, क्या लिखा था? ये लिखा था यहां पे ना, और यार की मसला है था, ये क्या लिखा हुआ है मैंने? पब्लिक इनहेरिटेंस। ये क्या होती है? ये जो इनहेरिटेंस है ये किस ये होती है इनहेरिटेंस की टाइप। ओके, कि मैंने जो इनहेरिटेंस की है वो किस तरह की इनहेरिटेंस की है। ठीक है, अच्छा अब सुने मेरी बात गौर से। अगर कौन सी इनहेरिटेंस हो? पब्लिक इनहेरिटेंस। कौन सी इनहेरिटेंस हो? पब्लिक इनहेरिटेंस। तो एक बात याद रखें, क्या होगा? ये एक क्लास थी। ठीक है, इसके अंदर कोई प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, या पीवी कह देते हैं। प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स हैं, उसको पीटी कह देते हैं, और पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं, उसको हम पीबी कह देते हैं। ठीक है, अगर पब्लिक इनहेरिटेंस हो, कौन सी इनहेरिटेंस हो? पब्लिक इनहेरिटेंस, तो बी क्लास के अंदर जो ए डॉट पीवी है वो एक्सेसिबल ही नहीं है। अल्डो के उसका पार्ट है लेकिन एक्सेसिबल नहीं। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? अल्डो के इसके अगर आप साइज ऑफ करेंगे ना बी का, तो उसमें आएगा कि पीवी उसका एट्रीब्यूट है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, एक्सेसिबल ही नहीं है, अलग हुई बात। अच्छा, पब्लिक इनहेरिटेंस से जो ए डॉट पीटी है वो इस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर बन गया है। क्या बन गया? प्रोटेक्टेड मेंबर बन गया। ठीक है, जो प्रोटेक्टेड था वो प्रोटेक्टेड ही रहा। ओके, अब अगली बात सुनो, जो ए डॉट पीबी है जो पब्लिक मेंबर है वो इस क्लास का भी क्या हो गया? पब्लिक मेंबर हो गया। मतलब कि अगर मैं बी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो डॉट पीबी जो है वो एक्सेसिबल होगा। ओके, मतलब ये कि अगर मैं लिखूं बी डॉट पीवी, वो रहेगा भाई तब ये साफ है तुम्हारी, वो तो तुम्हें क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल नहीं है, तो मैं बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू तो बाहर एक्सेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी मैंने बी टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसका मैं डॉट पीवी एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, भाई बाहर हो जाओ। वो तो ए क्लास का प्राइवेट मेंबर है, वो तो तुम्हारी क्लास को भी एक्सेसिबल नहीं है, और तुम एक ग्लोबल स्कोप में जाकर उसे एक्सेस कर रहे हो।
ये तो तुम्हें इजाजत ही नहीं। अगर मैं बी ऑब्जेक्ट के थ्रू इवन प्रोटेक्टेड पीटी एक्सेस करने की कोशिश करूं, ये एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर मैं बी क्लास के किसी फंक्शन में मौजूद हूं और वहां पे इसे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, कर सकता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर है, प्रोटेक्टेड मेंबर उसकी क्लास हायरार्की के अंदर अवेलेबल होता है। ओके, अच्छा, वो आएगा भाई आप प्रोटेक्टेड मेंबर को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं कहता हूं बी ओबीजे डॉट होस्ट, अगर मैं इसके पब्लिक को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, कोई मसला ही नहीं, आ जाओ। ठीक है जी, हाँ, प्रोटेक्टेड मेंबर की गेटर सेटअप बना सकते, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर उस प्रोटेक्टेड मेंबर जो मेरा एक क्लास था उसका मैंने पब्लिक में कोई गेटर बनाया हुआ है, तो वो गेटर यहां पे अवेलेबल, हाँ उस गेटर कॉल हो सकता है। ठीक है, दैट इज फाइन। आपको ये बिलाल का सवाल समझ में आया था? बिलाल ने ये कहा था कि वो जो प्रोटेक्टेड मेंबर मैंने ए में बनाया हुआ है उसका कोई गेटर सेटअप पब्लिक में मौजूद है, तो वो तो ये पब्लिक में आ जाएगा, है ना। और क्या मैं बी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका वो प्रोटेक्टेड मेंबर का सेटर कॉल या गेटर कॉल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। अब मेरी बात सुने गौर से, ये जो पब्लिक इनहेरिटेंस थी ना, ये प्रोटेक्टेड भी हो सकती है। मतलब ये है कि मैं यहां पे जाके, किधर गया हूं, यहां जाके यार ऐसा करो नहीं चाहिए होता, यहां जाके लिख देता हूं आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? पब्लिक इनहेरिटेंस थी तो उससे क्या हुआ भाई, जो एट्रीब्यूट्स वहां पर थे वही यहां पर उसी तरह ही आएंगे, एज इट इज आएंगे। ओके, अगर मैं यहां प्रोटेक्टेड करूं तो क्या होगा? सॉरी, जोर से बोलो। वेरी गुड, जो पब्लिक वाले थे वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, जो प्रोटेक्टेड थे वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, जो प्राइवेट थे वो एक्सेसिबल नहीं थे, नहीं रहेंगे। आपको ये बात समझ आई? अब ये बात सुने गौर से, ये बड़ी जरूरी बात है और ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन मुझे समझ में आती क्यों होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक एनालॉजी भी दूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोबारा से बताते हैं कि लेट्स से कि यहां पे प्राइवेट एट्रीब्यूट था, ये एक क्लास की बात हो रही है, ये प्राइवेट एट्रीब्यूट था, पीवी कर देते हैं इसको, पीटी कर देते हैं और ये पीबी कर देते हैं। ठीक है, अगर आपकी जो इनहेरिटेंस हो रही है बी में वो हो रही है प्रोटेक्टेड, तो सुने क्या होगा ये कि जो पीवी है वो तो एक्सेसिबल ही नहीं है। एक्सेसिबल, यार ये स्पेलिंग एक्सेसिबल ही है, क्या होता है इसमें, एरियस कहां होता है, कहां है? 10 में फर्स्ट किधर हो गया भाई? हैं? ओ ये रहा, थैंक यू। ये तो एक्सेसिबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो पीटी है वो प्रोटेक्टेड था, प्रोटेक्टेड ही रहा। जो पीबी है वो अब क्या बन चुका हुआ है? वो अब प्रोटेक्टेड बन चुका हुआ है। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि अगर मैं बी डॉट पीवी एक्सेस करने की कोशिश, वो तो रहेगा चल भाई बाहर हो जा, वो तो हो ही नहीं सकता। अगर आप बी डॉट पीटी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ये भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो क्या है, प्रोटेक्टेड मेंबर है। लेकिन अगर आप बी डॉट पीबी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, वो कहेगा ये भी एक्सेस हाँ हाँ, ए डॉट पीटी पीबी हो जाएगा, ए डॉट पीबी हो जाएगा, लेकिन ये बी डॉट पीबी नहीं होगा। कहते हैं प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किया। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस आप आमतौर पे क्यों करते हैं? आप ये ऐसे करते हैं कि यार मैंने एक और क्लास बनाई है,
ठीक है, और मैं कहता हूं यार मैं बाहर की दुनिया को अब इवन अपने जो पेरेंट क्लास की चीजें हैं वो भी नहीं दिखाना चाहता, इवन पब्लिक इंटरफेस भी नहीं दिखाना चाहता। एक्चुअली आप पब्लिक इंटरफेस को रीडिफाइन करने लगे। सो व्हेन यू वांट कि मैं बाहर की दुनिया को क्या करूं, मैं बाहर की दुनिया को ना बताऊं, जो मेरी पेरेंट क्लास का पब्लिक इंटरफेस था मैं चाहता हूं ना, मैं ना बताऊं, अब मैं नहीं बताना चाहता। ये बात समझ, इसकी बहुत जरूरत होती है। ओके, आगे बात सुने, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट आ गया, वो है व्हाट इफ कि मैं इनहेरिटेंस कर रहा हूं। आपने प्लीज अपने आप को मुझे जवाब देना इसका, और उस्मान आपने जवाब नहीं देना कि लेट्स से मैं यहां कहता हूं मेरा ये पीवी है, ये मेरा पी टी है, और ये मेरा पीबी है। प्राइवेट एट्रीब्यूट, प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट, पब्लिक एट्रीब्यूट। व्हाट इफ कि मैं कहूं कि मेरी अब जो इनहेरिटेंस हो रही है वो हो रही है प्राइवेट इनहेरिटेंस। हाँ जी, आप दसो क्या होगा। अब थोड़ा सा ट्रिकी काम है, बता दूं तब जी। जो पी क्लास में, क्लास के अंदर की बात करो, पीवी इनएक्सेसिबल। ओके, पीवी इज ऑलरेडी इनएक्सेसिबल। ओके, हाँ जी, अब आप बताएं पीटी के साथ क्या हुआ। इसको एक्सेसिबल होगा, इस क्लास को बताएं, इस क्लास को एक्सेसिबल होगा। यस होगा, इस क्लास को एक्सेसिबल होगा। ठीक है, सो इस क्लास को तो एक्सेसिबल होगा, लेकिन एक बात याद रखें, अब ये पीटी क्या बन चुका हुआ है, प्राइवेट बन चुका हुआ है। किसका? इस क्लास का। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई इससे इनहेरिट करेगा, यानी किससे, मतलब देखिए एक और सी क्लास बनती है, और सी क्लास इनहेरिट होती है किससे? इससे, चाहे पब्लिकली इनहेरिट हो जाए। ओके, इसको, ये जो पीटी है वो एक्सेसिबल। सो इन ए वे व्हाट यू आर डूइंग इज कि मैंने जो पेरेंट्स से चीज इनहेरिट की है वो तो मैंने कर ली है, लेकिन अब आने वाली जो मेरी नस्ल है उसको मैं वो इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता। इट इज इनफ। आपको ये बात समझ आई? अल्दो मेरे पास एक्सेसिबल है, लेकिन मेरी आने वाली जनरेशन उसको मैं एक्सेसिबिलिटी नहीं देना चाहता। आपको ये बात समझ आई? मैंने क्या बात? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप प्राइवेट इनहेरिटेंस कर देते हैं तो प्राइवेट इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि सब कुछ पब्लिक प्रोटेक्टेड जो था वो मुझे तो एक्सेसिबल है, लेकिन मेरी आने वाली नस्ल जो है उससे एक्सेसिबल नहीं होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बात की। और ऑफ कोर्स इसी से आप ग्लोबल स्कोप भी डिफाइन कर सकते हैं। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स ग्लोबली अगर आप कहेंगे तो वो पब्लिक भी बाहर अवेलेबल नहीं होगा, और ऑफ कोर्स जो भी ए का पार्ट था वो बाहर की दुनिया को एक्सेसिबल नहीं है। ये बात समझ में आ गई? बाहर की दुनिया का मतलब ये सी क्लास भी है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि ये इनहेरिटेंस लेवल पे हो क्या रहा होता है। ठीक है, सो फार सो गुड जी। बिल्कुल फ्लॉ होगा, लेकिन इन ए वे व्हाट आई एम डूइंग इज कि बड़ा वो मेरा एट्रीब्यूट है, लेकिन मैं बाहर की दुनिया को एक्सेस नहीं देना चाहता। ठीक है, तो जाया होता रहे, लेकिन इतनी सारी फंक्शनैलिटी भी तो मेरे पास आ रही है ना। ठीक है, और ये होता है, कई दफा आपको उसके साथ कैरी ऑन करना पड़ता है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो जीन्स है, ठीक है, वो कई ऐसे जीन्स 90 to 95% जीन्स है वो आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो फंक्शन नहीं कर रहे। ठीक है, वो काइंड ऑफ डिसफंक्शन हो चुके हो, तो वो है आपके साथ चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो काम के नहीं है। ठीक है, यू हैव टू टेक दैट बर्डन विद यू। ठीक है, दैट्स हाउ लाइफ इज। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात मैंने बतानी है, वो ये है यार, थोड़ा सा मसला हो गया। मसला ये हो गया कि यार आप लोगों की, चले आई थिंक
एक और छोटी सी बात है, और वो ये है कि इमेजिन करें कि ये एक छोटा सा सिनेरियो जो कि आमतौर पे आता है, और वो ये होता है कि ये मेरी क्लास थी लेट्स से, और लेट्स से एक क्लास इनहेरिट हुई इससे। ये एक चाइल्ड 1 क्लास थी, ये चाइल्ड 2 क्लास, ठीक है। बाय इसके अंदर एक एट्रीब्यूट था A1, ठीक है। लेट्स से वो पब्लिक एट्रीब्यूट था या प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट था, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। यानी कि वो चिल्ड्रन क्लासेस को एक्सेसिबल था, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि मैंने ना एक और क्लास बनाई, इसका नाम रखा लेट्स से D, ठीक है। ये ना इससे भी इनहेरिट हुई है और इससे भी इनहेरिट, डबल इनहेरिटेंस कर दिया। मैं 2 क्लासों से इनहेरिट हूं। मैं इसको एग्जांपल देता हूं। पर्सन क्लास है, स्टूडेंट क्लास है, टीचर क्लास। ये कौन सी क्लास हो जो टीचर भी है और स्टूडेंट भी है? कौन सी क्लास होगी? ये स्टूडेंट है, ये टीचर है। ये क्या हो सकता है जो टीचर भी और स्टूडेंट भी हो? टी है, ओके। ये टी की क्लास, ओके। सो टी इज द स्टूडेंट एंड एज अ टीचर एज वेल। ये बात है, उसको टीचर वाली एक्सेस भी होती है और स्टूडेंट वाली एक्सेस भी होती है। आपको ये बात समझ आई, ठीक है। अब एक मसला हो जाता है, और मसला ये होता है कि अगर मैं ये करूं, क्या मैं कहूं डी डॉट A1 एक्सेस करो, दैट्स ए प्रॉब्लम। व्हाई इट इज ए प्रॉब्लम? उसे चैनल नहीं पता, उसे चैनल नहीं पता कि डी के C2 के थ्रू मैंने A1 पे पहुंचना है या डी के C1 के थ्रू A1 पे पहुंचना है। आपको ये समझ में आ रही क्या मसला? ठीक है, इसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम। इसे डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हैं। डायमंड प्रॉब्लम क्यों कहते हैं? क्योंकि डायमंड बन रहा है ना? ये बात है ना? इट्स अ वेरी फेमस डायमंड प्रॉब्लम, ओके। जो डायमंड प्रॉब्लम है ना, इसका हाल है, और हाल बड़ा सिंपल है। आप कहते हैं डी, ठीक है, D dot C1 colon A1. What does this mean? कि तुम ऐसा करो D1 के D के थ्रू क्या करो, C1 के चैनल के थ्रू जाना। दैट्स व्हाट इट मीन्स। जी, चैनल मैटर क्यों करता है? मुझे नहीं पता, ठीक है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन, ओके। क्योंकि ये तो अभी एक मैंने बनाया है ना, हो सकता है बहुत बड़ा चैनल हो और उसके अंदर ये फंक्शन कॉल्स हो रही हो। ये तो एट्रीब्यूट के लिए तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन व्हाट इफ ये फंक्शंस हो और फंक्शंस का एक पूरी हायरार्की हो? बिल्कुल, आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि इस तरह से को रिजॉल्व कर सकते हैं, ओके। ठीक है, इसको आप स्पेसिफिक पार्ट बता देते हैं कि ये इससे क्या जी। आपको मैंने ये बात कहा था, लॉजिकली लगती है, फिजिकली नहीं होती। फिजिकली तो आपको पता है कि इनहेरिटेंस के अंदर बैकएंड पे उसका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होता है, ओके। तो वो पाथ बताना जरूरी है, ठीक है। ये तो हमें बाहर की दुनिया में ये लग रहा है ना, लेकिन असल में तो बैकएंड पे ये नहीं होता, ओके। ये अटेंडेंस कहां पर है? प्लीज वो अटेंडेंस दे दे, ठीक है। प्लीज अटेंडेंस की लगी नहीं है तो वो लगा दे, ठीक है, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, आपको ना मेरी बात सुने, लेट्स एंड दिस लेक्चर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रॉब्लम, ओके। अच्छा, एक मिनट। सो लेट्स एंड द लेक्चर। थैंक यू सो मच।